काशीपुर नामक एक छोटे से गांव में राजू और सुमन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वह दोनों अपने खुद के खेत में प्याज की खेती करते थे और राजू उगाए हुए प्याज को सेठ धनराज के यहाँ बेच आया करता था। प्याज को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उससे राजू और सुमन अपना गुजारा करते थे। इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार हमें काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से हम तरह तरह की सब्जियों के बीज लेकर आएंगे और उसकी खेती करेंगे। सुमन, मैं अभी बाजार जा रहा हूं प्याज बेचने के लिए। अगर तुम्हें घर के लिए कुछ चाहिए तो मुझे अभी बता दो। ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, पर वापस आते वक्त थोड़े से आलू और टमाटर ले आना। इस तरह राजू प्याज बेचने के लिए निकल जाता है। सेठ धनराज जी, इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी हुई है और इस बार प्याज भी ज्यादा हुए हैं। हाँ, इस बार प्याज की फसल तो तुम्हारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस बार मैंने मोहन की प्याज की फसल खरीद लिया हूं, तो मुझे अभी और प्याज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यह फसल किसी और को बेच दो। पर मालिक, मैं कहां बेचूंगा? मैं तो सालों से आपको ही फसल बेचता आया हूं। अरे, कहीं भी बेच दो, बाजार में तुम्हें बहुत सारे फसल के खरीदार मिल जाएंगे। इस तरह राजू प्याज बेचने के लिए निकल जाता है। राजू अपने प्याज की फसल को लेकर बाजार में कई खरीदार के पास जाता है, मगर कोई भी प्याज की फसल खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्याज की फसलें खरीद ली थीं। राजू निराश होकर प्याज की फसल को लेकर घर आ जाता। यह जी क्या हुआ? तुम ये प्याज की फसल वापस क्यों ले आए? बिका नहीं किया बाजार में? सुनीता, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। इस साल सेठ धनराज जी ने किसी और की प्याज की फसल खरीद ली है और बाजार में मैंने जिन्हें भी प्याज की फसल बेचना चाहा, उन्होंने पहले से ही प्याज की फसलें खरीद रखी हैं। इसलिए यह मेरी प्याज की फसल नहीं बिक पाई। अब पता नहीं क्या होगा अगर प्याज की फसल नहीं बिकी तो। इस साल फसल उगाने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। अब क्या करूं, कैसे यह फसल बेचूं? प्याज की फसल ना बिकने के कारण राजू और सुमन बहुत उदास हो जाते हैं। राजू को इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर प्याज की फसल नहीं बिकी तो इस साल खेती के लिए वह पैसे कहां से लाएगा। जी, मेरे मन में एक आइडिया आ रही है। कौन सी आइडिया, मुझे बताओ सुमन, जल्दी। मैं सोच रही हूँ इस साल हमारे प्याज तो बिक नहीं पाए, हम प्याज का कुछ व्यापार ही खोल लेते हैं। व्यापार? कैसा व्यापार? जैसे प्याज का कुछ बनाकर। हाँ, प्याज के पकौड़े बनाते हैं और उसे बाजार में बेचेंगे तो इससे हमारे प्याज के पैसे भी निकल जाएंगे। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। प्याज का पकौड़े से ज्यादा अच्छा उपयोग तो हो ही नहीं सकता। इस तरह राजू और सुमन मिलकर बाजार में पकौड़े की एक रेडी लगाते हैं और उस पर पकौड़े बनाने लगते हैं। राजू की रेडी के बगल में एक राधे समोसे वाले अपनी रेडी लगाया करता था। वह बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता था, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर काफी भीड़ रहा करती थी। पर वह आदमी बहुत लालची था। वह किसी को भी अपनी दुकान के सामने रेडी नहीं लगाने देता था। अगर कोई उसकी दुकान के सामने रेडी लगाता था तो वह कुछ न कुछ चालाकी करके वहां से उसे हटा ही देता था। अरे, ये किसने मेरी दुकान के सामने नई दुकान कौन खोल लिया है? लगता है अब इसकी दुकान को भी हटवाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर पकौड़े वाले ने अपने एक साथी को राजू की दुकान पर भेजता है। अरे भैया, एक प्लेट पकौड़े लगा देना। अरे छी छी छी, ये कैसा पकौड़े बनाया है? ना ही इसकी चटनी में स्वाद है और ना ही इसके पकौड़े में। इतना घटिया पकौड़ा तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। जब पकौड़ा बनाना नहीं आता तो पकौड़े की दुकान क्यों खोलते हो? इस तरह वो आदमी राजू को खूब खरी खोटी सुनाकर बिना पैसे दिए वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद राजू की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही शाम हो जाती है और राजू के एक भी पकौड़े नहीं बिकते हैं। भगवान, आज के तो सारे पकौड़े बच गए, एक भी पकौड़े नहीं बिका। इन बचे हुए पकौड़े का हम क्या करेंगे? इतने सारे तो हम खा नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, इन बचे हुए पकौड़े को हम गरीबों और बच्चों में बांट देते हैं। हाँ, यह ठीक रहेगा। सुमन, तुम घर जाओ, मैं यह पकौड़े बांट कर आता हूँ। सुमन घर चली जाती है और हरिया सारे पकौड़े लेकर गरीबों और बच्चों में बांट रहा होता है कि तभी पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा की आवाज आती है। अरे बेटा, कुछ खाने को है, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। बाबा, यह लो, ये कुछ पकौड़े हैं, इसे खाकर आप अपनी भूख मिटा लीजिए। अरे बेटा, ये पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बाबा, क्या आपको यह पकौड़े स्वादिष्ट लगे? यह पकौड़े आज हमने पहली बार यह सोच के बनाए थे कि बाजार में बेचेंगे तो इससे कुछ आमदनी हो जाएगी,
पर वहां पर लोगों ने जब पकौड़ा खाया तो उन्हें यह पकौड़े बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस वजह से आज हमारे एक भी पकौड़े की बिक्री नहीं हुई। बेटा, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता, पर मेरे पास यह एक पाउडर है। इस पाउडर को जब तुम पकौड़े बनाओगे तो उस मसालों में मिला देना। इससे तुम्हारे पकौड़े का स्वाद बढ़ जाएगा और तुम्हारे पकौड़े की खुशबू से ही लोग तुम्हारे ठेले के पास खींचे चले आएंगे। पर बाबा, इस पाउडर में ऐसा क्या है? बेटा, यह एक चमत्कारी पाउडर है। मैं कई दिनों से यहां भूखा बैठा था, पर किसी ने मुझे खाना नहीं खिलाया। तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं तुम्हारे निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें यह चमत्कारी पाउडर दिया। इस चमत्कारी पाउडर के इस्तेमाल से तुम्हारे पकौड़े में स्वाद बढ़ जाएगा। पर ध्यान रखना, कभी भी जिंदगी में लालच मत करना और गरीबों की हमेशा मदद करना, तभी यह चमत्कारी पाउडर काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। राजू वह चमत्कारी पाउडर लेकर घर आ जाता है और उसके बारे में अपनी पत्नी सुमन को बताता है। ऐसे ही अगले दिन राजू और सुमन बाजार में पकौड़े की रेडी लगाते हैं और इस बार बाबा के कहे अनुसार राजू उन पकौड़े के मसालों में चमत्कारी पाउडर डाल देता है और फिर पकौड़े बनाता है। पकौड़े के बनते ही पकौड़े की खुशबू से लोग राजू की रेडी की तरफ खींचे चले आते हैं। अरे वाह भाई, कितनी सुगंधित खुशबू है। मेरे लिए भी एक प्लेट पकौड़े लगा देना। आहा, इतने स्वादिष्ट पकौड़े, मजा ही गया। ऐसे पकौड़े तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है, बस खाते जाओ खाते जाओ। भैया, थोड़े से मेरे घर के लिए भी पैक कर देना। ऐसे आदमी उन पकौड़े की खुशबू की तारीफ करके वहां से चला जाता है। इस तरह धीरे धीरे राजू की रेडी पर खाने वालों की भीड़ लग जाती है और उन सबको राजू द्वारा बनाए पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे भैया, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। ऐसे पकौड़े तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। राजू की रेडी पर अचानक इतने खाने वालों की भीड़ देखकर मोहन बहुत हैरान हो जाता है। अरे, मैंने तो सोचा था ये आज अपनी रेडी यहां से हटा लेगा, पर लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। मोहन फिर से अपना एक साथी राजू की रेडी के पास भेजता है। अरे भैया, जरा एक प्लेट पकौड़े तो लगा देना। हाय राम, कितना तीखा पकौड़ा है, मेरा तो मुंह ही जल गया। इसमें कितनी मिर्च डाली है तुमने? अरे भैया, पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, तुम्हारा मुंह कैसे जल गया? हम भी तो खा रहे, हमें तो बहुत स्वादिष्ट लगे। वह आदमी वहां से भाग जाता है। अरे मोहन भैया, पता नहीं उस राजू ने पकौड़े में क्या मिलाया है, मेरा तो मुंह ही जल गया। अब मैं उसकी दुकान पर कभी पकौड़े खाने नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो उसकी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे है? कल तक तो उसकी दुकान पर एक भी पकौड़े की बिक्री नहीं हो रही थी और आज अचानक से इतनी बिक्री हो रही है और उसकी पकौड़े की खुशबू तो यहां तक आ रही है। आखिर ऐसा क्या मिलाता है वह अपने पकौड़े में? ये तो मुझे पता करना ही होगा। पकौड़े के पीछे का राज पता करने के लिए मोहन राजू के घर के पीछे वाली खिड़की से छुपकर देखता है। अरे सुमन, पकौड़े का मसाला तैयार हो गया ना? पकौड़े का मसाला तो तैयार हो गया है, बस उसमें वह चमत्कारी पाउडर मिलाना बाकी है जो बाबा ने दिया था। अच्छा, तो जल्दी से मिला दो, फिर हमें बाजार भी जाना है। ऐसे राजू और सुमन बाजार के लिए निकल जाते हैं। चमत्कारी पाउडर। अच्छा, तो इस वजह से राजू के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं। अगर यह चमत्कारी पाउडर मुझे मिल जाए तो मेरी रेडी पर भी बहुत भीड़ होगी। ऐसा सोचकर मोहन रात के समय चुपके से राजू और सुमन के कमरे में घुस जाता है और उस चमत्कारी पाउडर को वहां से चुरा कर ले आता है। अगले दिन राजू और सुमन जब उठते हैं तो वह चमत्कारी पाउडर को अपनी जगह ना पाकर बहुत परेशान हो जाते हैं। सुमन, वह चमत्कारी पाउडर कहाँ रखा है? मैंने तो रात को यहीं रखा था। आपने यहाँ से कहीं हटाया है? नहीं, मैंने उस पाउडर को नहीं हटाया। तो फिर कहाँ गया, कहाँ है पाउडर? राजू और सुमन उस चमत्कारी पाउडर को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, बिना उस पाउडर के हम पकौड़े कैसे बेचेंगे? अब हम क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, हम जैसे रोज की तरह पकौड़े बनाते थे वैसे ही बनाकर बाजार में बेचेंगे। अगर भगवान की कृपा रही तो हमारे पकौड़े जरूर बिकेंगे। ऐसे राजू और सुमन बाजार में जाकर पकौड़े बेचने लगते हैं और रोज की तरह उनके पकौड़े में वैसी ही खुशबू आती है जैसे हर दिन आया करती थी।
उसके पकौड़े की खुशबू से लोग उसकी रेडी के पास खींचे चले आते हैं। अरे राजू भैया, तुम तो बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाते हो। तुम्हारे पकौड़े खाकर तो जी ही नहीं भरता, मन करता है बस खाते रहो। आपने देखा बिना उस चमत्कारी पाउडर के भी हमारे पकौड़े कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ सुमन, अब हमें उस चमत्कारी पाउडर की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब हम उस पाउडर के बिना भी स्वादिष्ट समोसे बना सकते हैं। ऐसे राजू और सुमन अपने पकौड़े की बिक्री से बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरे तरफ जब मोहन राजू के घर से चुराए हुए चमत्कारी पाउडर को अपने समोसे की चाट में डालता है और बेचने लगता है। अरे ये क्या कैसे समोसे बनाए हैं, इतने कड़वे, मेरा तो पूरा मन खराब हो गया। ये कैसे समोसे बनाए हैं? तुम्हारे यहाँ आने से तो अच्छा है मैं राजू के स्वादिष्ट पकौड़े ही खा लेता। तुम्हारे समोसे खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। ऐसे मोहन की दुकान पर जो भी समोसे खाने आता, उन सबको मोहन के बनाए हुए समोसे बहुत ही कड़वे लगते और वह उन समोसे को छोड़कर राजू की दुकान पर पकौड़े खाने चले जाते। इस तरह मोहन की दुकान पर ग्राहकों का आना बंद हो गया, जिस वजह से मोहन का समोसा का काम भी रुक गया। अब मोहन को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, पर कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। राजू और सुमन ने हिम्मत नहीं हारी, मुश्किलों का सामना किया और अपनी मेहनत के दम पर सफलता पाई। वहीं राधे ने अपनी चालाकी और लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।